हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने बात किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर क्वांटम नंबर्स में हमने बताया था 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। क्या क्या होते थे? एक होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता था एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ विल बी स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देख लिया था कि ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये क्या बताता है आपको, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्यूएन से मैं क्वांटम नंबर डिनोट करता हूं, इसलिए याद रखिएगा, जहां क्यूएन आएगा इसका मतलब वो है क्वांटम नंबर। देखो, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, नाम जानते रहिएगा, इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलेंगे। एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। SUBSIDIARY क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से। तो देखो, नाम कई हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है, ओके। आपको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोल दे या एजीमुथल बोल दे या आपको सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोले या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोले, इसका मतलब सबका एक ही है, ठीक है। अब देखो, इसको सबसे पहले किसने दिया था? ये जो बताया था गिवन बाई, क्या नाम था उनका? उनका नाम था सोमरफील्ड। क्या नाम था? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने इसको बताया था। अब देखो, अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम इसके बारे में पॉइंट वाइज देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता था, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब शेल को। समझ में आ रही बात? तो इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अ सब सेल। इट रिप्रेजेंट्स the shape of a subshell। ये किसके बारे में बताता है? ये सबशेल के शेप के बारे में आपको बताएगा। एंड ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो पहली चीज ये हो गई कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल का, या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। गॉट इट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे एल की वैल्यूज के लिए हम लोग देखा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो वहां पे जो उसके वैल्यूज होती थी वो क्या होती थी? वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती थी। 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती थी और इंटीजर वैल्यूज होती थी। समझ में आ रही बात?
तो यहां पे जो हम अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यूज कहां से कहां तक लेता है, ये वैल्यूज लेता है 0 to n-1। अब n क्या है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। इसका मतलब अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो जितना n लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे n की वैल्यू आपने 3 ले ली तो l की कितनी वैल्यूज होंगी, एक तो 0 होगा और दूसरा n-1 मतलब 3 - 1 2, तो 0 से लेकर 2 तक नंबर लिख लो, 0 1 2 3 वैल्यूज होंगी। l की कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो पहले लिखिएगा वैल्यूज ऑफ l इज फ्रॉम 0 to n-1, मतलब 0 से लेके n-1 तक होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हमने l की वैल्यू हमने बोला ये क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहां तक हो सकती है, n-1 तक हो सकती है। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, इसका मतलब देखो l = 0 अगर आता है तो ये कौन सा सबशेल होगा। जैसे वहां पे सेल दिखाता था तो सेल क्या होते थे, KLMNOPQR ऐसे होते थे, तो ये क्या बताएगा, ये सबशेल बताएगा। तो l = 0 का मतलब S सबशेल। अब यहां पे क्या आएगा, SPDF। समझ में आ रही है बात? अगर आपने l = 1 लिया तो ये क्या आएगा, T सबशेल आएगा। ओके, l = 3 ले लिया तो D सबशेल आएगा, और l = 4 लिया तो F सबशेल आएगा। ठीक है, 0 1 2 सॉरी 2, यहां पे 2 आएगा ना और यहां पे 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है l = 0 आया तो S सबसेल, l = 1 आया तो P सबसेल, l = 2 आया तो D सबसेल, l = 3 आ गया तो F सबसेल। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमने बोला है कि हमारा जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स पता हैं वो उनको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो मैक्सिमम डी में जाते जाते सब कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत 1 2 एफ में जाते हैं, इसलिए एफ उसके एलिमेंट्स भी एकदम अलग हैं, तो इसलिए हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया, इरेज किया जाए बच्चों। चलो भाई, अब देखो, अब हम लोग अगर n की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग l की वैल्यूज कैसे निकालेंगे और कौन सा सबसेल होगा इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक टेबल बना लो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वैल्यू ऑफ n, ठीक, n की वैल्यू ले रहे हैं यहां पे, यहां टोटल वैल्यू ऑफ l, यहां l की टोटल वैल्यू आ रही है, ले रहे हैं। फिर अगले में ले रहे हैं वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l, ठीक, और अगला लेते हैं कि सबसेल किस सबसेल को ये बताएगा, सबसेल, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, अगर हमने n की वैल्यू 1 ले ली बच्चा, तो टोटल वैल्यू ऑफ l कितना होगा,
जब n इज इक्वल टू 1 लिया तो l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 होती है। n की जगह 1 रखा है तो 1 माइनस 1 0, मतलब 0 से 0, तो l की कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी। अब वो l की वैल्यू होगी क्या, वो होगी 0। क्यों, क्योंकि n 0 to n माइनस 1 होता है, तो यहाँ l की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब देखो 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकती है l की वैल्यू। अगर n की वैल्यू आपने 1 ले लिया तो 0 से लेके 0 तक मतलब एक ही वैल्यू आई, एक वैल्यू आई l की, और वैल्यू है क्या 0। तो 0 किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा 1s को। ये 1 तो क्यों किसको बताता है, ये 1 जो बताता है s के पहले लिखा होता है वो बताता है n को। ठीक, चलो भाई अब देखो, अगर हमने n की वैल्यू को 2 ले लिया तो यहां पे n की वैल्यू लोगे तो 0 to 2 माइनस 1 1, 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब यहां पे टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब वो वैल्यू हुआ है क्या, एक तो 0 है एक तो 1 है, इसको ऐसे लिखो, एक तो 0 है और एक तो 1 है। देखो अब 0 वाला कौन से में जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2s, ठीक, और 1 वाले के लिए हो जाएगा n की वैल्यू 2 है तो ये 2p, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 पे कौन सा होता है, p सब सेल होता है, अभी लिखा था ना, l इज इक्वल टू 0 पे s, l इज इक्वल टू 1 पे p, l इज इक्वल टू 2 पे d, l इज इक्वल टू 3 पे f सब सेल। गॉट इट। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने बात की n इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 लोगे तो 0 से लेके 2 तक आएगा, इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 0 1 2, 3 नंबर्स हो गए, l की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे वैल्यू होगी क्या, ये होगी 0, एक होगी 1, एक होगी 2, होगी कि नहीं बच्चा, समझ में आ रही है बात। अब चलो भाई, अब देखो 0 के लिए तो अब यहां पे n इक्वल टू 3 आ गया, तो ये तो 3s में जाएगा, 1 वाला जाएगा 3p में, और ये जाएगा 3d में। चीज समझ में आ रही है, समझ रहे हो। n इज जो इसकी आगे लिखा जाता है वो n की वैल्यू लिखी जाती है, और इसके आधार पे हम लोग spd डिफाइन करते हैं। 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। अब अगला देख लो, अगर हमने n की वैल्यू 4 ले ली तो यहाँ पे वैल्यूज भी 4 आएंगी, टोटल वैल्यू आएगी क्या क्या, 0 1 2 3 आएगी। अब देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 0 के लिए अब यहाँ पे आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। गॉट इट। चलो भैया, अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहीं पे निकालना चाहते हैं तो देखो s सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहां पे देखें s में तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और p में कितने, 6, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन s में 2, p में 6 और d में कितने हो सकते हैं, 10, तो यहाँ पे कितने हो गए, 18, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट वाले में बात करें तो यहाँ पे s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, इसमें 10, और इसमें f में कितने हो सकते हैं, f में हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ऐड किया तो कितना मिल गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कैसे हमने फाइंड आउट किया, n की वैल्यूज के लिए l की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख जाइए। ओके, नोट कीजिए। इरेज किया जाए बच्चों।
अब देखिए, अब आगे चलते हैं और अब देखो क्या होता है। इफ द वैल्यू ऑफ एनी सेम, अगर मान लो इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम, अगर जो n की वैल्यू है वो सेम हो जाए, देन द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, then the order of the energy then the order of the energy of the various subcell will be subcell विल बी। अब देखो, अगर n की वैल्यू सेम हो तो जो ऑर्डर होगा एनर्जी का वेरियस सबसेल का, वो ऑर्डर कैसा होगा? वो ऑर्डर होगा मतलब S की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एनर्जी P की, उससे ज़्यादा एनर्जी D की, उससे ज़्यादा एनर्जी F की। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं हम लोग फोर्थ सेल के लिए फाइंड करना चाहते हैं एनर्जी की ऑर्डर का फोर्थ सेल के लिए, तो n की वैल्यू 4 हो गई, सबके लिए 4 है, ठीक है। तो सबके लिए 4 है, इसका मतलब होगा कि 4s जो होगा, इसका एनर्जी जो होगा सबसे कम 4p का उससे ज़्यादा होगा, 4d का उससे ज़्यादा होगा और 4f का उससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है। ऐसा ही अगर मान लो n = 3 के लिए बात करते हैं तो 3s की एनर्जी 3p से ज़्यादा होगी और 3p की एनर्जी 3d से ज़्यादा, 3d की एनर्जी 3p से ज़्यादा होगी। अगर हम s के लिए 2 के लिए बात करते हैं तो 2s की एनर्जी 2p से क्या होगी? कम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर n की वैल्यू सेम है तो जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा सेल का वो SPDF, S की सबसे कम, PQ से ज़्यादा, DQ से ज़्यादा और F की सबसे ज़्यादा, इस तरीके से। ओके, नोट कीजिए। हो गया? इरेज किया जाए बच्चों। चलिए, अब देखिए, ये जो होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपको एक और आइडिया देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। मैंने बताया ना, इट गिव्स आल्सो एन आइडिया अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इट गिव्स एन आइडिया about orbital angular momentum। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी आइडिया बताता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता क्या है? आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ये होता है √L × L+1 × h/2π। ठीक है, ये क्या होता है? √L × L+1 × h/2π, या इसी को ये भी लिख सकते हो, और √L × L+1 h।
ये n है, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस n इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, n इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, तो हमने n को अंदर भेज दिया, l इंटू एल प्लस 1 इंटू n हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं जैसे अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम एस सबशेल के लिए बात करें, फॉर एस सबशेल, देखो एस सबसेल के लिए तो L 0 होता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है, L की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या आएगा, ये तो 0 आएगा। एस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग P सबसेल के लिए बात करें, P सबसेल, अगर हम P सबसेल के लिए बात करते हैं तो L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहीं पे वैल्यू रखते हैं। देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये √2 हुआ, तो यहां से इसको आप लिख सकते हो h अपॉन √2 पाई भी लिख सकते हो, ठीक है, या h अपॉन 2 पाई इंटू √2 लिख लो, और h अपॉन 2 पाई को n लिखते हैं तो √2n हो गया। n के टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो ये हो सकता है √2n। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताता है ये, तो इसको नोट कर लो। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, चलिए। और देखिए क्या होता है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबसेल निकालना चाहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, किसी पर्टिकुलर सबसेल में अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, तो जैसे अभी हमने निकाला n की वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज के लिए L की वैल्यू निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा, तो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी के साथ कोई भी सबसेल होगा उसके में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, वो है 2 इंटू 2L प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, L की वैल्यू पता है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सबसेल में निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग फॉर एस सबसेल, अगर हम लोग एस सबसेल की बात करें तो L की वैल्यू होती है 0, तो यहां पे अगर आप रख दीजिए 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा भी था एस में टोटल कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। फिर देखो फॉर पी सबसेल, पी सबसेल में अगर देखें तो L की वैल्यू हो गई 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 6, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी देखा था हमने कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन पी में होते थे। अगर हम लोग डी की बात करें, डी सबसेल में, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसा ही आप एफ में कैलकुलेट कर लो फॉर एफ सबसेल। अगर आपको कोई और भी सबसेल देता है, आपको देता है क्यू सबसेल निकालो, तो आप यहाँ पे बस वैल्यू रख के निकाल सकते हो, ठीक है। एफ सबसेल के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, दैट मीन्स
72 या 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सबसेल में मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबसेल में आपसे पूछता है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या 2 × 2l + 1 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर सबसेल। किसी पर्टिकुलर सबसेल में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे 2 × 2l + 1। गॉट इट? नोट कीजिए। ये हो गया। अब देखो, एक चीज तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पे एक बार और आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं कि जो शेप था, शेप ऑफ सबसेल, जो सबसेल का शेप हम डिफाइन कर रहे थे, तो एक बार देख लीजिए जो एस सबसेल होता था उसका शेप कैसा था। हमने बताया था आपको, बनाया भी था, इसका शेप स्फेरिकल होता था। एस का शेप कैसा? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा? पी के अगर शेप की बात करें तो डंबल की साइड का होता था, याद है ना? डंबल टाइप का शेप होता था। अगर हम डी की बात करें तो ये डबल डंबल, ठीक। और अगर हम लोग एफ की बात करें तो इसका जो था कॉम्प्लेक्स शेप होता था, लीफ लाइक, बताया था ना। लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी है एफ सबसेल का, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, ये हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स देख लिया, ठीक है। अब छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ओके, हो गया? इरेज किया जाए बच्चों, इरेज कर दूं? चलो, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं कराता हूं। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या निकालना है? ऑर्बिट बताना है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जैसे अगर हमने बात किया कि 1s के लिए, दूसरा बात की आपको 2s के लिए, थर्ड बात की कि 3p के लिए, फोर्थ आपको 4d के लिए फाइंड करना है, और फिफ्थ जो है आपको 5f के लिए फाइंड करना है, 5f के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग 1s की बात करें, अब इस 1s को देख के आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से अगर देखें तो n की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ जो लिखा होता है वो होता है n की वैल्यू। जब n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई तो l की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, 0 to n-1, तो 1 - 1 क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी 0, मतलब टोटल वैल्यू कितनी? 0 है, मतलब वैल्यू क्या होगी l की? 0। टोटल वैल्यू कितनी? 1। तो n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0। तो अब हम लोग ऑर्बिट निकालते हैं। क्या? ऑर्बिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? NH/2π। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये आ गया H/2π, ठीक। और अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा L × L + 1 × H/2
टू पाई। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 प्लस 1 आएगा, तो इसका मतलब ये h अपॉन 2 पाई ही होगा। तो यहाँ पे ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या हो गए, अरे सॉरी, L की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, सॉरी L की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 इंटू 1 समथिंग 0, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब ऑर्बिट तो h अपॉन 2 पाई आया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो हमने पहले के लिए देखा। चलो भाई अब दूसरे के लिए देखते हैं, ये क्या है 2s, क्या है 2s। अब ये 2s देख के आपको वैल्यू और बाकी चीज़ें बता सकते हो ना, जैसे अगर 2s देखा तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये तो दिख रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, क्या आएगी, l की वैल्यू 0 और 1 आएगी। L की दो वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू 1 आएगी, सॉरी S के लिए L की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है ना, S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो L की वैल्यू के लिए हमें तो कुछ करना ही नहीं है, L की वैल्यू S के लिए हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप निकालें तो ऑर्बिट अगर निकालें, ये क्या NH अपॉन 2 पाई, N की वैल्यू 2 रख दिया, तो ये आ गया H अपॉन पाई। और ऑर्बिटल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये 0 आ जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, अब देखो, अब हम तीसरे के लिए चलते हैं। थर्ड हमारा है 3p। देखो 3p है, तो अब यहां पे n की वैल्यू तो 3 आ गई, और L की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, या याद रखिएगा। ओके, तो इसका मतलब n इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, चलो भाई ऑर्बिट निकालते हैं। तो n की वैल्यू हो गई 3h अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे ऑर्बिटल 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करें तो अंडर रूट L 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया रूट 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो और बच्चे हैं, वो भी लिख लिया जाए। ये हो गया, एज क्या है बच्चों, अब देखो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमें क्या दिया है, 4D दिया है, क्या दिया है, 4D दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। अब L की वैल्यू अब क्या बोलोगे, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो अब आप ऑर्बिट निकाल लो, ये क्या NH अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 4 रखा तो ये हो गया 2h बाई पाई। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो अब यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया 3 2 6, रूट 6 इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा ऑर्बिटल आ गया। ओके, चलो भाई लास्ट भी देख लेते हैं। पांचवा हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है 5f। हमने 5f लिया है, तो यहाँ से n की वैल्यू तो हमें मिल गई 5, और l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है, 3 होती है, हमें पता है। ठीक, अब आ जाओ, अब ऑर्बिट निकालो। जब ये निकालेंगे तो NH अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 5, तो 5h अपॉन 2 पाई होगी कि नहीं, होगी। चल भैया ऑर्बिटल भी निकाल ले। ऑर्बिटल अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया रूट ओवर 12 इंटू h अपॉन 2 पाई।
तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया सबके लिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल। कैसे फाइंड आउट किया ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको किसी का भी पूछे आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और बात करते हैं बच्चों। हो गया? चलो देखिए भाई, एक चीज अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फॉर, अब देखो चाहे आपको 1s दिया हो, चाहे 2s दिया हो, चाहे 3s दिया हो, चाहे 4s दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, इनके लिए एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। हमने देखा, कैसे देखा? कि अभी हमने देखा कि n की वैल्यू तो यहां अलग अलग है, लेकिन l की वैल्यू तो s के लिए 0 ही होती है। l की वैल्यू s सबसेल के लिए तो 0 होती है। तो इसका मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो रूट ओवर l इंटू एल प्लस 1 जो हम कर रहे हैं ये तो हमेशा 0 आएगा, और 0 में अगर h/2π का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको अगर कहीं 1s दिया हो, 5s दिया हो, 4s दिया हो, तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अगर हम लोग बात करें फॉर 2p 3p 4p डॉट डॉट डॉट, अगर हम p सबसेल के लिए बात करना चाहते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो अभी हमने फाइंड आउट जो किया था वो क्या आया था? वो आया था h/√2π, या इसको लिख लो √2 इंटू h/2π। चाहे वो 2p लिखा हो, चाहे 5p लिखा हो, चाहे 7p लिखा हो, चाहे कोई भी p लिखा हो, इसकी वैल्यू हमेशा √2 इंटू h/2π ही आएगी। समझ में आ रही है बात? अगर हमसे बोल देता है कि d के लिए बताओ, तो आपके लिए 3d हो या 4d हो या 5d हो या कुछ भी हो, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी? मिली थी √6 इंटू h/2π। क्या मिली थी? √6 इंटू h/2π मिली थी। ऐसे ही अगर हमें कहीं पे भी मिल जाए f ऑर्बिटल के लिए, चाहे आपको 4f हो, चाहे 5f हो, चाहे 6f हो, चाहे कुछ भी हो, इसके लिए वैल्यूज हमेशा सेम ही आएगी, और वो आएगी क्या? √12 इंटू h/2π आएगी। समझ में आई बात? तो इसको आपको याद रखना है। क्यों ये ऐसा हो रहा है ये समझ में आ रहा है? क्योंकि L की वैल्यू जो होती है S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। इसके कारण ये हमारी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि S के लिए 0 होती है इसलिए कोई भी ले लो वो 0 ही आएगा। P के लिए 1 होती है इसलिए हमेशा कोई वैल्यू ले लो ये √2 तो आएगा ही, और लास्ट में h/2π रहेगा ही रहेगा। L = 2 के लिए आपको ये √6 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 3D लो, 4D 5D 6D 7D 8D 100D कुछ भी ले लो, वो हमेशा √6 ही आएगा। गॉट इट? तो ये बच्चों हमारा क्या था? ये हमारा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आगे स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे।
ओके, तो बच्चों आप एक बार ज़रूर इसको रिवाइज कर लें, और कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें। थोड़ा सा गैपिंग हो गया था बच्चों, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस रहें, और कोर्स को थोड़ा सा जो कोर्स फ्लो है इसको बढ़ाया जाए, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। तो आप लोग का भी हमें सहयोग चाहिए। आप जितना हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम मोटिवेट होंगे और वीडियोस बनाने के लिए उतने ही ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे। ओके, तो आप लोग ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।